गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मणिपुर के जो पहले सीएम हैं, मारेबम कोइरांग सिंह, इनके घर के ऊपर यहाँ पर एक मिसाइल की तरह के एक ऑब्जेक्ट ने हिट किया है, जिसके अंदर एक पर्सन की डेथ हुई है एंड 5 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। देखो, दरअसल में ना, जो हमने काफी लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट देखा मणिपुर के अंदर, वो अभी भी जारी है। बीच में कुछ 3-4 महीने ऐसे निकले थे जब थोड़ी शांति हमें देखने को मिली। अब वापस से ऐसा देखने को मिल रहा है कि काफी सारे वॉयलेंट अटैक्स हमें यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, जो मणिपुर की सरकार है, उन्होंने बोला है कि जो कुकी ग्रुप है, उनके द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया है। जो कुकी ग्रुप है वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमने कोई अटैक नहीं किया, जबकि जो मैती ग्रुप है और जो वहाँ की सरकार है, वही मिलकर इस तरह अटैक्स करवा रही है। तो देखो, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है अपने आप में कि दो कम्युनिटीज के बीच में इतनी गहरी खाई हमें देखने को मिल जाती है इंडिया के अंदर, कि उसको भरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इट इज टाइम कि देखो, सरकार डेफिनेटली एक्शंस ले, अब लोगों के साथ बातचीत करे, नॉर्मेलसी लेकर आए इस जगह के अंदर, ताकि डेफिनेटली हमारे जो देश के अंदर एक आपस में हम जो बात करते हैं ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की, उसको हम यहाँ पे मेंटेन कर पाए। इसके साथ ही दूसरा हमारा जो मुद्दा है, दैट इज सेंटर अप्रूव्स न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेंट फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। देखो, दरअसल में ना, अगर आप प्रीलिम बूस्टर रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो 13 अगस्त यानी कि आज से लगभग 25 दिन पहले, 13 अगस्त का जो प्रीलिम बूस्टर था ना, उसमें हमने यही मुद्दा बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये कैसे कैसे ये चीजें वर्क करेंगी। अब फाइनली सेंटर द्वारा बस उसको अप्रूवल दे दिया गया है। तो करंट अफेयर बस इतना ही है कि उस चीज को अप्रूव कर दिया गया है। पहले उस समय जब 13 अगस्त को डिस्कशन किया था, तो उस समय इसके रिगार्डिंग बातचीत हो रही थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप करंट अफेयर्स को या प्रीलिम बूस्टर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ना, तो आपकी कोई भी न्यूज मिस नहीं हो रही। बस होता क्या है, कोई चीज हफ्ते पहले डिस्कस हो गई है, कोई हफ्ते बाद डिस्कस हो जाएगी, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी इस चीज का मेंटेन करो। आज का बस अपडेट इतना ही है कि भाई अप्रूव कर दिया, बाकी सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं 13 अगस्त के प्रीलिम बूस्टर के अंदर। राइट, किसी को रिवीजन करनी हो वहां से जाके देख लेना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 7 सितंबर 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज विद रिगार्ड्स टू एलडीएफ, लॉस एंड डैमेज फंड। अब दरअसल में जो एलडीएफ था ना, लॉस एंड डैमेज फंड, ये बना था 2022 के अंदर। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 के अंदर, COP27 जिसको आप कह सकते हो, इजिप्ट के अंदर ये हमें देखने को मिली थी। उसके अंदर एलडीएफ को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। इसका पर्पस क्या था? पर्पस इस फंड का ये था कि जो भी आपके ऐसे रीजन्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक लॉस फेस किया है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वहां पर उनको, कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करी जा पाए इस फंड के माध्यम से। अब ये जो आपका फंड बना ना, ये बना पल्यूटर प्ले प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर। क्या मीनिंग होता है इसका? देखो, जिस पर्सन ने या जिस एंटिटी ने पल्यूट किया, अब वही पैसा पे करे। तो एक्चुअल में क्या है ना, जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या और इस तरह से जो एंटिटीज है ना, उनको बाध्य किया जाए कि इन्वायरमेंट डैमेज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो यू शुड बी द वन हु शुड पे फॉर दिस। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपकी जो डेवलपिंग नेशंस है या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, वो यहाँ पे फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि उनको फंड्स मिल सकता है अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पे कोई दिक्कत आई है। और हर कंट्री यहाँ पर अपने मर्जी से कंट्रीब्यूट कर सकती है, उनको इनवाइट किया गया तो कंट्रीब्यूट वॉलेंटरीली। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो एलडीसीज है, लीस्ट डेवलप कंट्री, और साथ साथ एसआईडीएस, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये बहुत एक्सेसिवली वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इनके लिए एक स्पेसिफिक एलोकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अब जो वर्ल्ड बैंक है, वो 4 साल के लिए अभी के लिए इसका इंटरिम होस्ट हमें देखने को मिल जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली इसको चेंज किया जाएगा। राइट। अब इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया ने भी यहाँ पे ना, आप नोटिस करोगे, लगभग $56 बिलियन का डैमेज सफर किया है पिछले 4 साल के अंदर बिकॉज ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड डिजास्टर, चाहे उसमें फ्लड्स की बात कर लो, आपके ड्रॉट्स की बात कर लो, इस तरह की चीजें। अब एक्चुअल में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये उठ गया ना, कि अभी केरला के वायनाड के अंदर हमें लैंडस्लाइड देखने को मिली, उसका लिंकेज भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के साथ ही है। अब कॉन्वर्सेशन ये इमर्ज करी कि क्या आपकी जो सब नेशनल एंटिटीज होती हैं, क्या वो भी कंपनसेशन सीक कर सकती हैं अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो लॉस एंड डैमेज फंड है। तो ये बात के ऊपर कन्वर्सेशन होने लग गई है कि क्या जो आपके, मान लो पूरी कंट्री नहीं, पर कंट्री कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर, जैसे यहाँ पे केरला स्टेट के अंदर एक वायनाड वाले रीजन के अंदर यहाँ पे लैंडस्लाइड आई, क्या वो भी यहाँ पे सीक कर सकती हैं कि उनको भी यहाँ पे एलडीएफ के अंतर्गत ये चीज मिले?
तो ये चीज़ का सवाल का जवाब अभी तक हमारे पास है नहीं, इसके रिगार्डिंग डिस्कशंस हो रही हैं, पर हमें एलडीएफ के बारे में डेफिनेटली जानकारी होनी चाहिए थी और हमने डिस्कस कर भी ली। बाकी अगर हम बात करें बजट 2024 की, तो वहां पर भी हमने ना क्लाइमेट फाइनेंस को इंटीग्रेट किया है हमारी जो देश की ओवरऑल ब्रॉडर इकोनॉमिक प्लानिंग है, ताकि जिसके माध्यम से कि जो फंड्स वगैरह हैं वो भी हमें मिल पाए एंड साथ ही साथ जो ग्रीन फाइनेंस है वो बूस्ट हो पाए इन इंडियाज एफडीआई इनफ्लो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एलडीएफ के बारे में जो हमें जानने चाहिए। दोस्तों हमारी टीम की तरफ से आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज एंड साथ ही साथ डेली बेसिस के ऊपर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता ही हूँ कि किस तरह से अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वही एक चीज आपको हेल्प करती है जो लंबे समय तक चीजें आपकी रिटेन भी करवाएगी, आपकी गलतियां भी सिखाएगी एंड उन गलतियों से आपको कैसे इंप्रूवमेंट करनी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने इनको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कहाँ पर आपको किस तरह से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अलग अलग फेजेस के अंदर आपको वीकली टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जब हम थोड़ा प्रीलिम्स के करीब जाएंगे उस समय हमारा मैक्सिमम फोकस हमारा प्रीलिम्स पे होगा, फिर एक बार प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा उसके बाद हमारा जो फिफ्थ फेज होगा वहां पर हम अच्छे से मेंस की तैयारी भी करेंगे। तो यानी कि ना पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रेटेड मैनर में भी एंड बाद में जब जब जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे आपका इनकॉर्पोरेटेड है। इवन यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना आपके सी सेट के एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है, आपके 450 से ऊपर आप मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, 30+ एसेज भी हैं एंड जीएस के क्वेश्चन तो डेफिनेटली हैं ही हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां पर जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है विद रिगार्ड्स टू एग्जेम्पशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। आप लोग हाइड्रोजन के बारे में तो जानते होंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, हाइड्रोजन के बिना अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक होता है आपका ग्रे हाइड्रोजन, एक आपका ब्लू हाइड्रोजन, एक टॉर्क्वाइस हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा, एक हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। एक्चुअल में देखो देखो हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात तो हमें पता है। पर मुझे एक चीज बताओ, ये हाइड्रोजन हमारे पास आ कहाँ से रहा है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, ये भी तो सवाल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो होता पता क्या है, जैसे आपका वाटर है H2O, H2O के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, बेसिकली इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होता है उसके माध्यम से हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे पास मिल जाता है। ठीक बात है। अगर तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है इसके माध्यम से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे पास करवाया जा रहा है पानी के अक्रॉस, अगर तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी ये इलेक्ट्रिसिटी आती है आपकी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से, तो उस केस में हम उस हाइड्रोजन को बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये समझ रहे हो ना कि क्या कहाँ से ये बिजली आ रही है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है, वो बताता है कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है, तो ग्रीन हाइड्रोजन बोल देंगे। अगर यहाँ पर और अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर रहे हैं यूजिंग गैसिफिकेशन, जैसे आपका मीथेन या कोल से हो गया, उस केस में हम हाइड्रोजन को बोल देंगे ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में पता क्या होता है, हमारे जो सोर्स होते हैं वो मीथेन या कोल ही होता है, पर इस केस में क्या होता है, जो आपका कार्बन निकला उसको हम सीसीएस जो हमारी टेक्नोलॉजी है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के माध्यम से हम उसको एनवायरनमेंट से कम करने की कोशिश करते हैं। इसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हमारी कोशिश पता क्या है, कोशिश हमारी ये है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, राइट। अब इस केस में हमने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं। एग्जेम्पशंस क्या दिए हैं कि जो भी मान लेते हैं कि कुछ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ एग्जेम्पशंस हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखो सोलर एनर्जी से जो आपके सोलर पैनल्स हो गया, ये सोलर मॉड्यूल्स हो गए, उनके माध्यम से अगर आप हाइड्रोजन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इन सब की जो कॉस्ट होती है सोलर मॉड्यूल्स वगैरह की, वो अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। प्लस एट द सेम टाइम जब हम यहाँ पे हमारे सामने कुछ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आपको इंडिया के प्रोड्यूसर से ज़्यादातर खरीदना चाहिए, बाहर वालों का कम खरीदना चाहिए, राइट। उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है उस केस के अंदर। तो अगर मान लीजिए आप सोलर पैनल लगा रहे हो, सोलर मॉड्यूल लगा रहे हो ताकि आप ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर पाओ, तो वहां पर MNRE ने यहाँ पे एग्जेम्पशन दे दी है ताकि
जो लोग यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उनकी कॉस्ट कम हो जाए। और हम चाहते हैं इसकी कॉस्ट जो है ना, ग्रे हाइड्रोजन के अंदर जितनी कम आती है उतनी ही कम अब ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भी अगर आएगी तो उससे फायदा किसको होगा? फायदा इन्वायरमेंट को होगा। तो यही फोकस है इस चीज का। इसके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को यहाँ पे हम इंक्रीज कर पाएंगे। पहले भी हमने यहाँ पे कुछ एक स्टेप्स लिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो गया, जहाँ से हम एक्सपोर्ट दूसरे देशों पे ज्यादा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनमें सेटअप करना है तो उनमें भी यहाँ पे एग्जाम्पशंस यहाँ पे दी गई थी। ग्रीन हाइड्रोजन का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, किस तरह से यहाँ पे पानी को स्प्लिट किया जाता है विद रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोल देते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। बाकी साथ साथ हमारा 2023 के अंदर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी हमने यहाँ पे लाया था, जिसके माध्यम से इंडिया को हम यहाँ पे दुनिया भर का हब बनाना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट के अंदर। साथ साथ सप्लाई चेन भी इसकी डेवलप होनी चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में ग्रे हाइड्रोजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ब्लू हाइड्रोजन हमने डिस्कस कर दिया। हमारे कुछ एक और भी इनिशिएटिव्स यहाँ पे रन हो रहे हैं, जैसे आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, एक साइट प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही पहले डिस्कस किया था, विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। उसके अलावा एग्जाम्पशन ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस एंड इंडिया हाइड्रोजन अलायंस, ये सारे पॉइंटर्स आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। बाकी इसके बेनिफिट्स यही हैं, आप डायरेक्टली इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, नेचुरल गैस का ब्लेंड करके इसको हीट फ्यूल की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, फर्टिलाइजर एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स आर द बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। प्लस साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के अंदर जो हम चाहते हैं बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, उसके अंदर भी हमारी ये मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरा का पूरा मुद्दा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगला हमारा टॉपिक है विजियो नेक्स्ट। अब ये क्या मुद्दा है? देखो, ऐसे टॉपिक्स ना डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं कि विजियो नेक्स्ट न्यूज में था, आखिर ये है क्या? समझो, यहां पर बात हो रही है दरअसल में टेक्सटाइल्स की। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा विजियो नेक्स्ट इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और साथ साथ यहाँ पे हमारा जो निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस चीज के अंदर। अब एक्चुअल में आप नोटिस करते हो कि जो आपकी टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, तो टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे बदलाव बहुत तेजी से आते रहते हैं। आज कुछ फैशन में कुछ अलग चीज है, 6 महीने बाद कुछ नई चीज आ जाएगी, तो ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज होता रहता है। तो हमारा ये जो आपका इनिशिएटिव हमें देखने को मिला है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे किस चीज की? फोरकास्टिंग की बात करेंगे। फोरकास्टिंग किस सेंस के अंदर? देखो, एक्चुअल में ना हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, प्लस साथ ही साथ हम इस्तेमाल करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का। इन सभी को एआई के माध्यम से हम डेटा को एनालाइज करते हुए हम क्या कर पाएंगे? हम इंश्योर कर पाएंगे कि क्या क्या फैशन की इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या फ्यूचर में आ सकते हैं, एंड उसके हिसाब से हमारे पास ना इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स आते रहेंगे। हम अभी के समय ना हमारे सामने इंसाइट्स है नहीं, या अदर ऐसा कह लो कि हम कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। वहां की अलग अलग एजेंसीज हैं जो सेम काम करती हैं, वो ट्रेंड्स को एनालिसिस करती हैं कि आने वाले समय में किस चीज का ट्रेंड आने वाला है। अभी हमारे पास ये चीजें होती नहीं है, तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंस अपनी खत्म करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर भी हम आत्मनिर्भरता लाना चाहते हैं। तो अच्छे से हमारे पास इंसाइट्स आ जाएंगे, फोरकास्टिंग आ जाएगी, एंड उस हिसाब से साथ साथ यहाँ पे विजियो नेक्स्ट के अंतर्गत ही आपके जो भी एकेडमिक कोर्सेज, वर्कशॉप्स, इन सबको भी ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया जा पाएगा। साथ साथ ये जो पूरा आपका विजियो नेक्स्ट बन रहा है ना, ये इंडियन टेक्सोनॉमी ऑफ 50+ इंडियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, तो यानी कि ये अपने आप में देसी रहने वाला है पूरा। ये जो आपका पोर्टल होगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर स्टाइल, कलर, पैटर्न, ये सारी चीजें आपका एडवांस एआई आर्किटेक्चर के माध्यम से, जो आपका डीप लर्निंग मॉड्यूल्स हो गया, उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, ताकि हमारी जो ओवर एक्सेसिव डिपेंडेंस है ना इंटरनेशनल ट्रेंड एजेंसीज के ऊपर, उसको हम कहीं ना कहीं खत्म कर पाए। तो ये पॉइंटर्स भी आपको यहाँ पे जानने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू लास्ट चांस टूरिज्म। अब देखो, ये भी टॉपिक बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है। मान लेते हैं कि कोई ऐसी जगह है जहां पर पता क्या है, जहां पर ना बहुत ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो चुका है। जैसे मान लेते हैं, आप बात कर लो लेट से आर्कटिक रीजन की, अंटार्कटिक रीजन की, या आइसलैंड की बात कर लो। अब आप लोग जानते हो यार, यहाँ पर ना सर बहुत तेजी से ना ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। अब हम लोगों को लगता है कि यार अभी तो चलो ग्लेशियर्स हैं, अभी मेल्ट करने लग गए हैं, ये हो सकता है 10, 20, 50 साल बाद के बाद यहाँ पे हो सकता है ग्लेशियर्स खत्म ही हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि काफी हद तक कमी आ जाएगी इन चीजों के अंदर।
तो हमारा मन करेगा ना यार, इससे पहले पहले कि ग्लेशियर खत्म हो जाए, हम जाके फटाफट वहां पे घूम आते हैं, है ना? कि आज बढ़िया लग रहे होंगे, 6 साल बाद 10 साल बाद पता नहीं कैसे लगेंगे, तो फटाफट जाके घूम आते हैं। ऐसी चीज को बोला जाता है लास्ट चांस टूरिज्म, जो ना काफी हद तक प्रेशर के अंदर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी सारे लोग वेनिस के बारे में भी ये चीज बोलते हैं कि वेनिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लड्स हो गया, सिंकिंग हो गया, बहुत तेजी से हो रही है। अब लोगों का मन होता है यार वेनिस तो बहुत अच्छा है देखने में, पता नहीं 10 साल बाद ये सिटी रहे ना रहे, फ्लड्स आ जाए, वहां पे सिंकिंग हो जाए, तो एक काम करते हैं फटाफट जाके दिखाते हैं। उस चक्कर में पता क्या होता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा वहां पे आ जाते हैं, टूरिस्ट और ज्यादा आते हैं और ज्यादा आते हैं। उससे कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन थी उस जगह की, उस सिटी की या उस लोकेशन की, वो और खराब हो जाती है, क्योंकि एक्सेसिव नंबर के अंदर टूरिज्म आ गया ना। टूरिज्म वैसे भी आ रहा था, पर जब उनको लगता है यार पता नहीं ये जगह बचेगी नहीं बचेगी, तो जाके फटाफट दिखाते हैं। ऐसी चीज को बोलते हैं लास्ट चांस टूरिज्म। और इस केस में वो जो ऑलरेडी हमारा जो फ्रिजाइल एनवायरनमेंट होता है, वो और फर्दर हार्म होने लग जाता है। दैट इज द इशू। जैसे बहुत सारे लोग ना, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, राइट, यहां पर भी लोग ज्यादा से ज्यादा देखने जा रहे हैं कि पता है यार कि ग्रेट बैरियर रीफ खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो खत्म होने से पहले पहले जाके दिखाते हैं। इस चीज को बुलाता है लास्ट चांस टूरिज्म। तो ऐसे ही लास्ट चांस टूरिज्म के ऊपर कुछ लोग थे जो कि यूरोप के कुछ जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी केव्स के अंदर गए। वहां पर वो, क्योंकि ऑलरेडी खराब थी वो सिचुएशन उस पर्टिकुलर केव की, तो वहां पे जाने से और खराब होगी, जिस वजह से 2 टूरिस्ट की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिल गई। तो इस वजह से लास्ट चांस टूरिज्म एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो भी दुनिया भर में बहुत ज्यादा डिबेट इसके ऊपर चल रही है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ों के ऊपर लास्ट चांस टूरिज्म को हमें प्रमोट करना चाहिए, या फिर हमें कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए कि कैसे इसको यहाँ पे बचाया जा पाए, क्या टूरिज्म को हमें प्रमोट करना है या नहीं करना है, या कम कर देना है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको लास्ट चांस टूरिज्म के बारे में थोड़ा सा आइडिया एक होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू समृद्ध। व्हाट इज समृद्ध? समृद्ध स्टैंड्स फॉर स्टार्टअप एक्सिलरेटर ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देखो मीटी मिनिस्ट्री तो आप जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये मिनिस्ट्री तो आप जानते ही हो। अब यहाँ पर ना ये समृद्ध जो आपका प्रोग्राम था, ये मीटी मिनिस्ट्री ने 2021 के अंदर लॉन्च किया था। एंड जैसा नाम में आ ही चुका है स्टार्टअप एक्सिलेटर, ये स्टार्टअप्स के लिए था। किस तरह से? एक्चुअली इसके कुछ ऑफिशियल देखने को मिलती हैं, जैसे 6 से 9 महीने का एक एक्सेलरेशन प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ना फंड दिया जाता है 40 लाख रुपए तक का। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे प्रोडक्ट मार्केट फिट हमें उसके अंदर इंश्योर करना है, आपको पायलट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है कि अपने प्रोडक्ट को छोटे लेवल के ऊपर आप लॉन्च करके देख सकते हो, आपको इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करना हो, ये सारी की सारी चीजें आपको समृद्ध के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर जब ये 2021 में लॉन्च हुआ था, तो आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये अगस्त, सॉरी, सितंबर 2024 में? इसका कारण ये है कि इसका ना जो कोहोर्ट 2 है, वो यहाँ पर एप्लीकेशंस के लिए बुलाई गई है। जैसे कोहोर्ट नहीं होते, पहला राउंड इसका पहले कर लिया गया था, अब दूसरे राउंड के लिए यहाँ पे एप्लीकेशंस मंगाई गई हैं कि जो जो अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, तो मेटी का ये आपको इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 है, उसी के अंतर्गत आप इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। टोटल आउटले इसका 99 करोड़ का है। जैसे मैंने बताया ना, एक पर्टिकुलर एंटिटी को यहाँ पे 40 लाख तक का फंड मिल सकता है, तो टोटल अपने आप में वो 99 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, इन्वेस्टर कनेक्ट हो गया, आपका इंटरनेशनल आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय मीटी स्टार्टअप हब और आपका डीआईसी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। आखिरी दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी के बारे में। हालांकि 2-3 महीने पहले प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी भी डिस्कस किया था, पर क्योंकि ये वापस न्यूज में है, तो छोटी सी डिस्कशन इसके बारे में भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, आप लोगों ने भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया होगा, पर आप लोग जो चैट जीपीटी का वर्जन इस्तेमाल करते होंगे वो 3 या 3.5 होगा। बाकी उसके बाद वाले जो वर्जन है आपको पेड देखने को मिलते हैं, राइट। तो चैट जीपीटी जो अब नेक्स्ट आएगा ना, चैट जीपीटी 5, उसके अंदर ना ओपन एआई जिसने द्वारा ये चैट जीपीटी बनाया गया है, उसने बोला है कि बहुत ही पावरफुल ये मॉडल बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, जो कि इसके अंदर आपका इंटीग्रेट किया जाएगा। क्या है ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी? प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी के अंदर ना आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स को इंक्लूड किया गया, जैसे उसके अंदर आपके बेटर मैथ, बेटर प्रोग्रामिंग, पजल सॉल्विंग स्किल्स भी अब इसके अंदर होंगे, एडवांस लेवल थिंकिंग हो गया। अपने आप में ना ये रिसर्च कर पाएगा, ठीक है ना, अपने आप की रीजनिंग कैपेबिलिटीज को अपने आप में इंप्रूव कर पाएगा। तो आप नोटिस कर पाओगे कितनी ज्यादा हाईली एफिशिएंट ये अपने आप में प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी आपके चैट जीपीटी 5 को बना देगा। इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना हो गया, डेटा एनालाइज करना हो गया, नए हाइपोथेसिस अपने आप में बना पाएगा, खुद ही खुद रिसर्च कर पाएगा, नहीं नहीं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ही नहीं
उससे कॉरस्पॉन्डिंग उसके बियॉन्ड जाके भी यहाँ पर ये चीज कर पाएगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। प्लस पर्सनलाइज एजुकेशन हो गया, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डाटा को यहाँ पे जनरेट कर पाएगा। ये बातें आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। देखो पहली बात तो यही कि डेफिनेटली अब जैसे आज सैटरडे हो गया है तो मंडे से मैं इंश्योर करूंगा कि आपको कुछ एक पीवाईक्यूज भी मिलते रहें, प्लस एट द सेम टाइम जैसे काफी बच्चे कह भी रहे थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूंगा। एंड मेरी ये कोशिश ये रहेगी कि जैसे ना जून ऑनवर्ड्स में आपको करंट अफेयर्स डिस्कस कर दूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि आप क्वेश्चंस के माध्यम से जो रिवीजन है ना वो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स की वो भी अच्छी होती रहे। क्योंकि देखो नॉर्मली हम 1 से 1.5 साल की हम बात करते हैं ना कि 1 से 1.5 साल के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो यही एमसीक्यूज के माध्यम से 2-2 क्वेश्चन डेली के बेसिस के ऊपर हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन भी हो जाएगी एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आज का होमवर्क क्या रहेगा, ये एक क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, इसका आंसर आप मुझे कमेंट से बताइएगा, और एक दूसरा इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा आई थिंक वो किसी और प्लेटफॉर्म पे करवाए होंगे। ठीक है, तो वहां पर आप मुझे इसका आंसर भी आप यहाँ पे इसका बता सकते हो। राइट, अब कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, नीर और रीर के बीच का अंतर मैंने आपसे पूछा था। अब दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना नीर और रीर की, तो आप जानते होंगे कि जैसे मान लो $1 इक्वल टू 60 है या $1 इक्वल टू 80 है। राइट, रुपीस की बात कर रहा हूं। अब यहां पर ना हमें पता क्या लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि जो रुपया है ना वो डेप्रिशिएट कर गया है, रुपया नीचे गिर गया है। बिल्कुल ठीक बात है, पर रुपया नीचे किसके कॉन्टेक्स्ट में गिरा है, डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। हो सकता है कि रुपया कमजोर हुआ ही नहीं, वो डॉलर इतना ज्यादा मजबूत हो गया हो कि हमें लगा है कि रुपया कमजोर हो गया। समझ रहे हो, क्योंकि यहां पर रुपये और डॉलर के बीच में ही रिलेशन है बस। हो सकता है रुपये में कोई बदलाव आया ही ना हो, डॉलर में इतना ज्यादा बदलाव आ गया हो कि हमें लगा हो कि रुपया कमजोर हो गया है। तो एक्चुअल में ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एंटिटी को देख के हम नहीं बता सकते कि रुपया कमजोर हुआ है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज लेते हैं, जैसे आपका डॉलर हो गया, आपका यूरो हो गया, येन हो गया, आपका जापानीज येन, चाइनीज युआन हो गया, हांगकांग आपका हो गया। राइट, आपका इस तरह से ब्रिटिश पाउंड हो गया। अगर मान लेते हैं हमने इस तरह से 6 करेंसीज ले रही, हम पता क्या करेंगे, हम इन सभी 6 करेंसी से कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देखेंगे, हम इन्हीं 6 करेंसीज के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर इनके साथ रुपए का क्या रिश्ता है। जैसे अगर मैं बोलता था कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज है ना, तो मैं देखूंगा 1 रुपए की वैल्यू क्या है, वो आएगी $1.80, जिसको हम यहाँ पे $0.0125 बोल सकते हो। तो यानी कि डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में रुपए की वैल्यू क्या है, $0.0125। इस तरह से कुछ वैल्यू यूरोप के लिए हो, यूरो के लिए होगी, येन के लिए, बाकी और करेंसीज के लिए भी होंगी। अब इन सभी को ना मैं इनको वेटेज दे दूंगा। वेटेज किस कॉन्टेक्स्ट में, कहां पर कितना परसेंटेज हम ट्रेड कर रहे हैं। मान लो हमने 35% ट्रेड यहाँ पे कर रहे हैं, 25 हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस तरह से जो भी इनका वेट होगा ना मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनको दे दूंगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इनको सबको ऐड करके हमने 100 कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को, डॉलर की वैल्यू को इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कुछ नंबर यहाँ पे आएगा। फिर सेम काम यूरो के साथ करेंगे, इस तरह से सबके साथ यहाँ पे ये चीजें करते रहेंगे। अब जो फाइनली आपकी यहाँ पे वैल्यू बनी ना इन सबको ऐड करके, वो बताएगी कि रुपए की वैल्यू कितनी है। अब नोटिस करना, क्योंकि यहां पर मैंने सारी करेंसीज को ले लिया है, सारी इंपॉर्टेंट करेंसीज आई शुड से उनको ले लिया है, तो रुपए की जो वैल्यू आएगी अब वो सिर्फ डॉलर में नहीं होगी, सिर्फ यूरो के साथ नहीं होगी, सिर्फ येन के साथ नहीं, बल्कि इन सबके कॉम्बिनेशन के साथ होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो रुपए की जो वैल्यू आई, फिर मैं बता पाऊंगा कि अगर मान लो ये रुपए की वैल्यू के अंदर बदलाव आया, ऊपर या नीचे गिरा, तो मैं बता पाऊंगा कि रुपया कमजोर हुआ या रुपया मजबूत हुआ। जब सिर्फ आप डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में इसको कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो सिर्फ हमें डॉलर के हिसाब से पता लग रहा था कि रुपया ऊपर गया या नीचे गया। पर अगर हमें सही में ये देखना है कि रुपया कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट करेंसी के साथ इसको लेना पड़ता था, जैसा कि मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस भी किया। अब यही जो चीज मैं कह रहा था, इसी को आप यहाँ पे नीर के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब नीर तो आपको समझ आ गया। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं दोस्तों रीर की, रीर के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रीर के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि आप ना यहां पर क्या करते हो, आप यहां पर इन्फ्लेशन के इफेक्ट को भी कंसिडर कर लेते हो। ठीक है ना, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी यहां पे देखते हो। तो अगर आपका नीर बढ़े या आपका रीर बढ़े, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो रुपया है ना वो एप्रिशिएट कर रहा है। वेरएस अगर मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि नीर गिर रहा है या नीर नीचे आ गया है, तो इसको हम बोलते हैं कि रुपया हमारा डेप्रिशिएट कर रहा है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें पता होंगी तो कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे टैकल कर पाओगे। एक आखिरी छोटी सी चीज और है कि अगर आपका नीर जो है वो रीर से छोटा है या रीर बड़ा है आपका नीर के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं भारत की, तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन
भारत में ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज। इतना अगर क्लैरिटी है ना, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन नीड एंड रीड जो आप आंसर नहीं कर सकते। पहला स्टेटमेंट कहता है कि नीड बढ़ गया तो उससे रुपये एप्रिसिएशन हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा ही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि अगर मान लो रीड बढ़ रहा है तो इससे आपका ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो रहा है। देखो रीड बढ़ने का मतलब क्या होता है, रुपया एप्रिशिएट ही होना होता है, और रुपया जब एप्रिशिएट होता है उससे हमारे एक्सपोर्ट कॉस्टली होते हैं, आप लोग ये जानते हो, और ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है, तो दूसरा तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि जैसे जैसे आपका डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन अदर कंट्रीज के बीच में जो इंक्रीज आता है उससे कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस होता है बिटवीन नीड एंड रीड। बिल्कुल ठीक बात है, नीड और रीड का अंतर क्या है, रीड में आपका इन्फ्लेशन का इफेक्ट को देखते हो, अगर नीड और रीड में डिफरेंस बढ़ रहा है इसका मतलब यही है ना कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, कि इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज, बिल्कुल ठीक बात है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ओनली। अगर ये टॉपिक आपने 2-3 मिनट सुन लिया है ना, तो कोई भी नीड रीड का क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था, यहाँ पर पूछा था कि कितने परसेंट है। अब यार देखो इसको भी सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा समझा करो। पहली बात तो आप लोग जानते होंगे कि गुड्स के अंदर हम उतना अच्छा नहीं करते हैं, तो 3.2% एक थोड़ा सा वेग नंबर आपको देखने को मिलेगा कि सर हम गुड्स के अंदर ना एक्सपोर्ट में उतने अच्छे नहीं है। हाँ, सर्विसेज के अंदर हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, पर गुड्स के अंदर 3% शायद ये नंबर कम लाइकली है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, पर नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा एक एस्टिमेट जरूर लगा सकते हो। ये नंबर लगभग 1.8 1.9% इसके आसपास आता है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत देख लेना, बट ये 3.2% तो नहीं है। दूसरी बात, जब भी यूपीएससी ऐसे ना डेटा बेस्ड क्वेश्चन देता है तो थोड़ा सा ना सतर्क हो जाया करो। काफी बार ऐसा देखा गया है कि जब भी डेटा है तो थोड़ा सा वो उस डेटा को मैनिपुलेट कर देता है एंड अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट वो गलत हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्टेटमेंट गलत होते हैं, बट थोड़ा सा डेटा देखते ही ना थोड़ा सा आपके कान खड़े होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली सेकंड स्टेटमेंट तो इतनी जनरल स्टेटमेंट है, ये तो डेफिनेटली करेक्ट ही है, नो डाउट अबाउट इट, तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की, तो ये कुछ आपके 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो। कल मैंने जो होमवर्क दिया था एक और था डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के बारे में, तो ये फर्स्ट आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये आपका इनकरेक्ट हुआ। राजी टाइगर रिजर्व आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ये भी आपका इनकरेक्ट है। एक्साइज वरुणा आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में देखने को मिलती है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।